नमस्कार दोस्तों, मेरे प्यारे साथियों। आज मैं आप लोगों को आपके इस YouTube चैनल पर अधिगम एवं शिक्षण की जो आपके स्क्रीन पर किताब नज़र आ रही है उसके विषय में हम आप लोगों को बहुत कुछ जानकारी देने की कोशिश करूँगा। यह जो किताब आप देख रहे हैं यह बीएड की किताब है और बीएड के फर्स्ट ईयर का है। बीएड के फर्स्ट ईयर में जो हमारे बिहार यूनिवर्सिटी में जो क्वेश्चनें आती है इसी किताब से आती हैं और इसी किताब को मैं आप लोगों को चैप्टर बाय चैप्टर जो दिया रहता है उसका मैं आंसर राइटिंग कराने की कोशिश करूँगा ताकि आपके एग्ज़ामों में अच्छे से अच्छे नंबर मिल पाए। आप लोग यदि हमारे वीडियो को लाइक करते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर करते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा खुशी होती है और हम मोटिवेट होते हैं कि इसी तरह से बहुत से वीडियो बनाते रहें। लेकिन जब आप लोग लाइक सब्सक्राइब नहीं कर पाते हैं जिसके कारण मैं डीमोटिवेट हो जाता हूं और आपके लिए इस तरह के वीडियो बनाना बंद कर देता हूं। लेकिन फिर से मैं आप लोगों के सामने नई शिक्षा नीति 2020 द्वारा प्रदत्त निर्देशों के आधारित जो आप बुक देख रहे हैं अधिगम एवं शिक्षण लर्निंग एंड टीचिंग, ठीक है, इनके बारे में मैं विस्तृत रूप से आपको जानकारी देने की कोशिश करूंगा। और चलिए मैं शुरू करता हूं। यह जो 4 नहीं है, कोर्स 3 है। कोर्स 3 में जो हमारा यूनिट है यूनिट 1 है। यूनिट 1 में मैं आप लोगों को इसके बारे में अच्छी तरह से जानकारी दूंगा। यूनिट 1 जो हमारा पढ़ना है वह पढ़ना है अधिगम एवं शिक्षण लर्निंग एंड टीचिंग। तो लर्निंग एंड टीचिंग के बारे में हम अच्छी तरह से विस्तृत रूप से आप लोगों को क्वेश्चन आंसर कराऊंगा और अच्छे से अच्छे जानकारी देने की कोशिश करूंगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। परीक्षा उपयोगी प्रश्न है, वीवीआई होंगे। जैसे अधिगम क्या अर्थ है, अधिगम का क्या अर्थ है, का छूट गया है। अधिगम का क्या अर्थ है, इसकी विशेषताओं का वर्णन कीजिए। मीनिंग ऑफ लर्निंग। तो हम जानते हैं अधिगम किसी स्थिति के प्रति सक्रिय प्रतिक्रिया है, ठीक है। ये आप याद रखिएगा, अधिगम जो होता है ना सक्रिय होता है। तो अधिगम किसी स्थिति के प्रति सक्रिय प्रतिक्रिया है। एक बालक जलती हुई मोमबत्ती की लौ छूने से जल जाता है, उसके लिए यह पहला कटु अनुभव होता है। दूसरी बार वह जलती हुई मोमबत्ती से दूर रहता है। बालक यह सीख जाता है कि लौ को हाथ लगाया जाएगा तो अवश्य ही जलने की पीड़ा उठानी पड़ेगी। इस प्रकार से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष अनुभवों के माध्यम से एक व्यक्ति के व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन होते रहते हैं, ठीक है। अनुभव द्वारा व्यवहार में होने वाले परिवर्तनों को साधारण रूप में सीखने की संज्ञा दी जाती है। सीखने की प्रक्रिया की यह बहुत सरल व्याख्या है। अधिगम एवं पूर्व अनुभव द्वारा व्यवहार में प्रगतिशील परिवर्तन है। इस आधार पर कहा जा सकता है कि अधिगम ही शिक्षा है। अधिगम और शिक्षा एक ही क्रिया की ओर संकेत करते हैं। दोनों क्रियाएं जीवन में सदा और सर्वत्र चलती रहती हैं। बालक परिपक्वता की ओर बढ़ता हुआ अपने अनुभवों का लाभ उठाता हुआ वातावरण के प्रति जो उपयुक्त प्रतिक्रिया करता है वही अधिगम है, ठीक है। तो अधिगम के बारे में मैं आप लोगों को विस्तृत जानकारी दे पाया। इसका बहुत से आप लोगों को तरह तरह के डिफिनीशन देखने को मिलेगा, लेकिन सबसे अच्छा जो डिफिनीशन है मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। इसका कुछ और अंश आगे है, चलिए देखते हैं। एक मनोवैज्ञानिक हैं स्किनर। स्किनर कहते हैं सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की क्रिया है, ठीक है। अधिगम की विशेषताएं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्निंग।
एक और वैज्ञानिक हैं, मनोवैज्ञानिक हैं, योकम एवं सिम्पसन। योकम एंड सिम्पसन के अनुसार सीखने की सामान्य विशेषताएं निम्न हैं। इनके अनुसार क्या है विशेषता? तो इनके अनुसार विशेषता है कि लर्निंग यानी सीखना संपूर्ण जीवन चलता रहता है। सीखने की प्रक्रिया आजीवन चलती रहती है। व्यक्ति अपने जन्म से लेकर मृत्यु तक कुछ न कुछ सीखता रहता है। ठीक है। दूसरा विशेषता है सीखना परिवर्तन है। हम जब कोई चीज़ सीखते हैं तो हमारे व्यवहार में, हमारे बुद्धि में, हमारे विकास में परिवर्तन होते रहता है। व्यक्ति अपने और दूसरों के अनुभवों से सीखकर अपने व्यवहार, विचारों, इच्छाओं, भावनाओं आदि में परिवर्तन करता है। ठीक है। तीसरा विशेषता है सीखना सार्वभौमिक है, यानी सत्य है। सीखने का गुण केवल मनुष्य में ही नहीं पाया जाता, वस्तुतः संसार के सभी जीवधारी पशु, पक्षी और बड़े कीड़े मकोड़ों में भी रखते हैं। चौथा विशेषता है सीखना विकास है। लर्निंग इज ग्रोथ। व्यक्ति अपनी दैनिक क्रियाओं और अनुभवों द्वारा कुछ न कुछ सीखता रहता है। फलस्वरूप उसका शारीरिक और मानसिक विकास होता है। सीखने की इस विशेषता को प्रोटोलॉजी ने वृक्ष और फ्रोबेल ने उपवन का उदाहरण देकर स्पष्ट किया है। पांचवी विशेषता है सीखना अनुकूलन है। लर्निंग इज एडजस्टमेंट। सीखना वातावरण से अनुकूलन करने के लिए आवश्यक है कि सीखकर ही व्यक्ति नई परिस्थितियों से अपना अनुकूल कर सकता है। जब वह अपने व्यवहार को इनके अनुकूल बना लेता है तभी वह कुछ सीख पाता है। पांचवा विशेषता आता है, छठा विशेषता सीखना नया कार्य करना है। यदि हम कोई चीज़ सीखते हैं तो कुछ न कुछ उससे नया चीज़ सीखने को मिलता है, नया कार्य करने को मिलता है। जैसे एक वैज्ञानिक है वुडवर्थ जो है, वुडवर्थ के अनुसार सीखना कोई नया कार्य करना है, पर उसने उसमें एक शर्त लगा दी है। उनका कहना है कि सीखना नया कार्य करना तभी है जबकि यह फिर किया जाए और दूसरों के कार्यों में प्रकट हो। इसी तरह से सातवां विशेषता है सीखना अनुभव का संगठन है। ठीक है। सीखना न तो नए अनुभव की प्राप्ति है और न ही पुराने अनुभव का योग है। आठवीं विशेषता है सीखना उद्देश्यपूर्ण है। जब कोई चीज़ हम नया सीखते हैं तो हमारा उसके पीछे, सीखने के पीछे कुछ न कुछ उद्देश्य होता है। जैसे पढ़ रहे हैं तो उसके पीछे उद्देश्य है कि हम अच्छे से अच्छे अपने जीवन को निर्वाह कर सकें। ठीक है। इसी तरह से लर्निंग इज पर्पोसिव। सीखना उद्देश्यपूर्ण होता है। उद्देश्य जितना ही प्रबल होता है सीखने की क्रिया उतनी ही अधिक तीव्र होती है। उद्देश्य के अभाव में सीखना असफल होता है। बिना उद्देश्य के आप सीख ही नहीं सकते हैं। ठीक है। नौवां विशेषता है सीखना विवेकपूर्ण है। जब आप सीखते हैं तो आपका विवेकपूर्ण, यानी आपका जो बुद्धि है वह इंटेलिजेंट है, वह लगता है। एक मनोवैज्ञानिक है मर्सेल। इनका कहना है कि सीखना यांत्रिक कार्य के बजाय विवेकपूर्ण कार्य है। इसी बात को शीघ्रता और सफलता या सरलता से सीखा जा सकता है जिसमें बुद्धि और विवेक का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। बिना सोचे समझे किसी बात को सीखने में असफलता नहीं मिलती है। ठीक है। और इसी तरह से 10वीं विशेषता है सीखना सक्रिय है। यानी जब आप कुछ चीज़ सीखते हैं तो एकदम सक्रिय रूप से सीखते हैं, एक्टिव होकर सीखते हैं। ठीक है। सक्रिय सीखना ही वास्तविक सीखना है। बालक तभी कुछ सीख सकता है जब वह स्वयं सीखने की प्रक्रिया में भाग लेता है। यही कारण है कि डाल्टन प्लान, प्रोजेक्ट, मेथड आदि शिक्षण की प्रगतिशील विधियां बालक की क्रियाशीलता पर बल देती है। 11वीं विशेषता है व्यक्तिगत व सामाजिक दोनों है। लर्निंग इज बोथ इंडिविजुअल एंड सोशल। सीखना व्यक्तिगत कार्य तो है ही, पर इससे भी अधिक सामाजिक कार्य है। ठीक है।
12 नंबर विशेषता है सीखना वातावरण की उपज है। लर्निंग इज ए प्रोडक्ट ऑफ इन्वायरमेंट। सीखना रिक्तता में न होकर सदैव उस वातावरण के प्रति प्रतिक्रिया के रूप में होता है जिसमें व्यक्ति रहता है। बालक का संबंध जैसे वातावरण से होता है वैसे ही बातें वह सीखता है। यही कारण है कि आजकल इस बात पर बल दिया जाता है कि विद्यालय इतना उपयुक्त और प्रभावशाली वातावरण करे कि बालक अधिक से अधिक अच्छी बातों को सीख सके। ठीक है। 13वां हमारा विशेषता है खोज करना, यानी जब हम पढ़ते लिखते हैं तो कुछ नया चीज़ को खोज करते हैं। वास्तविक सीखना किसी बात की खोज करना है। ठीक है। इस प्रकार के सीखने में व्यक्ति विभिन्न प्रकार के प्रयास करके स्वयं एक परिणाम पर पहुंचता है। ठीक है। अधिगम की ये विशेषताएं उनके प्रकार तथा उनकी भाषाओं या परिभाषाओं की उपज है। अधिगम में व्यवहार परिवर्तन होता है। यह परिवर्तन अस्थायित्व के लिए होता है। अनुभव इन परिवर्तनों में योग देते हैं। होने वाले परिवर्तन होता है तथा उन्हें देखा भी जाता है। अधिगम में संबंध मूलकता पाई जाती है। ठीक है। यह व्यवहार का परिमार्जन कर जाना ज्ञानात्मक या भावात्मक तथा मनोज्ञात्मक क्षेत्रों में वृद्धि करता है। यो व्यवहार विकास के महत्वपूर्ण सोपान के रूप में अधिगम महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह करता है। ठीक है। क्वेश्चन के अंतर्गत दूसरा टॉपिक आता है अधिगम की प्रकृति। आपके स्क्रीन पर नजर आ रहा है कि अधिगम की प्रकृति को स्पष्ट कीजिए। नेचर ऑफ लर्निंग। हम जानते हैं कि अधिगम प्रक्रिया की प्रकृति में निम्न बातें निहित होती हैं। जैसे पहला बात आता है अधिगम एक सक्रिय प्रक्रिया है, यानी सीखना क्या है, एक्टिव है। एक्टिव होकर आप सीख सकते हैं। अधिगम व्यक्ति की क्रियाशीलता पर निर्भर कर होता है, यानी व्यक्ति कितना एक्टिव है, कितने एक्टिव तरह से सीख रहा है उस पर निर्भर करता है। अधिगम विकास की प्रक्रिया है। आप जब सीखते हैं तो आप अपने बुद्धि को, विवेक को, अपने संज्ञान को विकास में लाते हैं, जहाँ व्यक्ति स्वयं किसी चीज़ पर प्रयास करता है। अधिगम व्यक्ति के वातावरण के अनुरूप में परिवर्तन लाता है। ठीक है। ये परिवर्तन अस्थायी या अस्थायी हो सकता है। 5 नंबर है अधिगम सहज क्रिया यानी रिफ्लेक्स एक्शन नहीं है। अधिगम जो है सहज क्रिया नहीं है। अधिगम चेतना का परिमाण भी हो सकता है या जैविक व सामाजिक समंजन के लिए भी हो सकता है। ठीक है। इसी तरह से 7वीं बात है अधिगम सकारात्मक व नकारात्मक दोनों होता है, यानी सीखना जो है सकारात्मक भी होगा और नकारात्मक भी होगा। ठीक है। 8वां है अधिगम व्यवहार में परिवर्तन की मानवीय क्रिया है। ठीक है। इसी तरह से आगे आता है अधिगम प्रक्रिया जो है उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। अधिगम वर्तमान व्यवहार में परिवर्तन या नए व्यवहार के ग्रहण के साथ साथ वर्तमान व्यवहार पर प्रतिबंध भी लगाता है। ठीक है। 11 नंबर आता है बात अधिगम का क्षेत्र बहुत व्यापक है, जिसमें मानव व्यवहार के सभी क्षेत्र जैसे संज्ञानात्मक, भावात्मक तथा अनुभवात्मक सम्मिलित होते हैं। 12 नंबर बात आता है अधिगम व्यक्ति को आवश्यक समायोजन और ग्राह्यता के लिए तैयार करता है। इसी तरह से 13 नंबर जो हमारा बात है अधिगम सार्वभौमिक एवं निरंतर प्रक्रिया है। यह प्रक्रिया जीवन पर्यंत चलती रहती है। ठीक है। 14वां है क्रो एवं क्रो के अनुसार कार्य करने के तरीके अधिगम में सम्मिलित हैं, परंतु इन नए तरीकों को सीखने की साधनों की कोई सीमा नहीं होती है। अतः अधिगम के विभिन्न तरीके और विधियां होती हैं। 15 नंबर बात आता है परिपक्वता यानी मैच्योरिटी। थकान, बीमारी, नशे आदि के कारण व्यवहार में परिवर्तन का अधिगम से कोई संबंध नहीं होता है। ठीक है। इसी तरह से हमारा तीसरा टॉपिक आता है सामाजिक अधिगम से आप क्या समझते हैं, यह तीसरा क्वेश्चन है, स्पष्ट कीजिए। हम जानते हैं हमारे समाज में जो भी घटनाएं हमारे साथ घटती है या समाज में घटती है,
सामाजिक अधिगम जो है मानव जीवन की सतत चलने वाली क्रिया है, यानी सतत मतलब होता है लगातार। व्यक्ति जीवन भर एक दूसरे से कुछ न कुछ अनुभव प्राप्त करता है और इन अनुभवों का सकारात्मक अथवा नकारात्मक उपयोग करता है। ठीक है, आगे देखिए, अनुभवों का यह उपयोग ही अधिगम है। अधिगम में मितव्ययिता की अवधारणा सीखने में लगने वाले समय तथा उपयोग के उपरांत प्राप्त होने के वाले परिणाम तथा उनमें लगने वाले समय से है। सीखने में लगने वाला समय तथा प्राप्त परिणाम में लगने वाला अधिगम की मितव्ययिता है। सीखना कोई विशेष क्रिया नहीं है, यह एक ऐसा परिवर्तन है जो प्राणियों की विभिन्न क्रियाओं में पाया जाता है। ठीक है, इसी तरह से आगे देखिए, अधिगम में मितव्ययिता का आधार परिपक्वता के कारण होने वाले परिवर्तन अस्थायी होते हैं। इन पर अभिप्रेरणा का प्रभाव पड़ता है। मानसिक क्षमता विकसित होती है। जितनी अधिक शारीरिक मानसिक परिपक्वता होगी, अधिगम लागने वाला समय उतना ही कम होगा। इसीलिए मितव्ययिता तथा अधिगम का सहसंबंध धनात्मक है। सामाजिक अधिगम का आधार समाज मनोविज्ञान है। व्यक्ति एक दूसरे के संपर्क में आते हैं। यहाँ सकारात्मक के कारण वे एक दूसरे से जुड़े हैं और नकारात्मक प्रवृत्ति के कारण वे पृथक हो जाते हैं, यानी अलग हो जाते हैं। ठीक है, जन्म से शिशु माता के संपर्क में आता है और प्रक्रिया करता है। एक मनोवैज्ञानिक मार्शल हैं, उनके अनुसार कहना है, सामाजिक अधिगम की एक विशेषता यह भी है कि हम सारे समय इसकी प्रक्रिया में व्यस्त रहते हैं, पर हमको बहुधा इस बात का कोई ज्ञान नहीं होता है कि हम सीख रहे हैं। वन ऑफ द क्रूशियस फीचर्स ऑफ social learning that although we are engaged in the process all the time, we are often quite unaware that any learning is going on। मार्शल्स का कथन है। वैज्ञानिक है लिंडग्रेन ने सामाजिक अधिगम के बारे में कहा है, सामाजिक अधिगम की प्रक्रिया संपर्क के कारण आगे बढ़ती है। ठीक है, यानी हम समाज में हैं तो हमारे समाज के जो वातावरण है उसके अनुसार हमारी प्रक्रिया बढ़ती रहती है। सोशल लर्निंग प्रोसेस इज सेट इन मोशन ऑफ एसोसिएशन। कक्षा में सामाजिक अधिगम के माध्यम से शिक्षण कार्य चलता है। कक्षा शिक्षक छात्र तथा पाठ्यक्रम द्वारा संपन्न होता है। ठीक है, शिक्षण तथा अधिगम दोनों ही सामूहिक अधिगम को संपन्न करते हैं। ठीक है, कक्षा शिक्षण में अंतःक्रिया होती है। अंतःक्रियात्मक व्यवहार उद्दीपन द्वारा उत्पन्न करते हैं। कोलसेनिक के शब्दों में एक वैज्ञानिक हैं जिनका नाम है कोलसेनिक, अपने शब्दों में कहते हैं, अधिगम की मात्रा तथा गुणात्मकता का निर्धारण अंतःक्रियात्मकता द्वारा निर्धारित होता है। कक्षा में अंतःक्रिया के कारण ही। इसी तरह से आप आगे देख सकते हैं, कक्षा शिक्षण में अंतःक्रिया के कारण छात्र एक दूसरे से तभी सीखते हैं जबकि उनके सामाजिक व्यवहार में परिवर्तन होता है। मनोवैज्ञानिक विलियम्स एफ वाइट के शब्दों में कहना है कि आधुनिक समय में अधिगम में अंतःक्रिया का केंद्रीय स्थान है। जब छात्र दो या समूह की स्थिति में अपने व्यवहार से दूसरे को उद्दीपित करता है तथा स्वयं उसका व्यवहार भी प्रबल बनाता है। ठीक है, हम जानते हैं कि सामाजिक अधिगम में अनेक कारक योग हो देते हैं। इनमें प्रमुख कारक हैं, जैसे पहला कारक आता है ध्यान द्वारा सामाजिक अधिगम को प्रखर बनाया जा सकता है। अनुसरण के माध्यम से सामाजिक अधिगम दिया जा सकता है। तीसरा कारक आता है एकरूपता द्वारा छात्रों के विचार आचार तथा व्यवहार को दिशा दी जा सकती है। ठीक है, चौथा आता है मॉडलों द्वारा सामाजिक अधिगम
दिया जा सकता है। पांचवा आता है निरीक्षणकर्ता का व्यवहार भी सामाजिक अधिगम को प्रभावित करता है। छठा कारक आता है प्रबलन, पुरस्कार तथा दंड के माध्यम से सामाजिक अधिगम को बल दिया जाता है। ठीक है, इसी के बाद सामाजिक अधिगम मितव्ययी है। इसमें एक साथ अनेक व्यक्ति सीखते हैं। ठीक है, वाइट के अनुसार शब्दों में उनका कहना है, कक्षा में सामाजिक अधिगम के प्रयोग से हम में यह आशा उत्पन्न हो जाती है कि अधिकांश व्यक्ति अपने व्यवहार संबंधी प्रतिमान मॉडलों के व्यवहार द्वारा उत्पन्न किए जाने वाले उद्दीपन और प्रबलन के विभिन्न प्रतिमानों को फलस्वरूप अर्जित करते हैं। ठीक है, यह तो कथन हो गया वाइट का। आगे प्रश्न आता है 4। प्रश्न 4 यह कहता है कि अधिगम सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। यानी आप जब सीखते हैं तो किस सिद्धांत के कारण सीखते हैं उसके बारे में आपको जानकारी देनी है। तो हम जानते हैं शिक्षण को सरल एवं प्रभावशाली बनाने के लिए प्राचीन काल से ही समय समय पर इस क्षेत्र में अनेक अनुसंधान कार्य हुए तथा अनेक शिक्षण सिद्धांतों का प्रतिपादन हुआ। ठीक है, शिक्षण के प्रमुख सिद्धांत आगे लिखित हैं। जैसे पहला सिद्धांत आता है कि क्रियाशीलता या उसके सीखने का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी। बालक स्वभाव से ही क्रियाशील होते हैं क्योंकि बालकों में कुछ आंतरिक शक्तियां सन्निहित होती है जो बालकों को कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करती है। इसीलिए कक्षा शिक्षण के अंतर्गत छात्रों को क्रियाशील बनाए रखने के लिए कार्य करने के अधिक अवसर प्रदान करने चाहिए। इससे छात्र कक्षा में सक्रिय हो रहेंगे और क्रिया द्वारा सीखा गया ज्ञान अधिक अस्थायी होता है। यानी हम जब कुछ क के सीखते हैं, कुछ क्रिया करके हम ज्ञान अर्जित करते हैं तो बहुत ही अस्थायी होता है। यदि हम भूलते नहीं हैं, उसको जल्दी नहीं भूल पाते हैं। करके सीखने से कक्ष की निरसता समाप्त होती है और छात्र थकान का अनुभव नहीं करते हैं। ठीक है, सभी मनोवैज्ञानिक एवं शिक्षाविद इस विषय में एकमत है कि छात्र को सबसे उत्कृष्ट सीखने में ही होती है। अतः शिक्षक को चाहिए कि जहाँ तक संभव हो छात्र को सीखने के लिए पर्याप्त अवसर प्रदान करें। एक मनोवैज्ञानिक है रायबर्न के अनुसार, रायबर्न का कहना है छात्र की क्रियाशीलता का सिद्धांत संपूर्ण शिक्षण में सर्वाधिक महत्वपूर्ण रखता है। ये बात तो सही है। दूसरा इसका आता है प्रेरणा का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशंस। सीखने में मोटिवेशन का बहुत ही बड़ा योगदान है। हम यह भी जानते हैं कि प्रेरणा का सिद्धांत शिक्षण अधिगम में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। प्रेरणा का सिद्धांत सीखने का सशक्त आधार है। इससे छात्रों में शिक्षण अधिगम विषय के प्रति रुचि उत्पन्न हो जाती है। या रुचि उत्पन्न हो जाने पर छात्र विषय वस्तु को आसानी से समझ लेते हैं। यानी यदि कोई बालक यदि कुछ सीख रहा है, यदि उसमें उसको रुचि आ रही है तो उसका जो सीखने की जो क्रिया है बहुत ही सरल और आसान हो जाती है। ठीक उसी प्रकार शिक्षण अधिगम में अधिकांश विषय वस्तु तथ्यों एवं घटनाओं से परिपूर्ण है, जिसके जानने वाले एवं समझने के लिए छात्रों में सदैव उत्सुकता बनी रहती है। उत्सुकता के वंशीभूत छात्रों को प्रेरित कर देने से मात्र से ही शिक्षक अपने लक्ष्य की प्राप्ति करने में सफल हो जाते हैं, क्योंकि बाद में छात्र शिक्षण में स्वयं रुचि लेते हैं, विषय वस्तु पर ध्यान केंद्रित करते हैं। इसके साथ ही साथ स्वाध्याय यानी अपने अध्याय द्वारा सम्यक ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। मन के शब्दों में शिक्षक जो छात्रों को सीखने की इच्छा से प्रेरित किए बिना सिखाने का प्रयत्न करता है वह ठंडे लोहे को पीटने के समान है। देखिए कितना अच्छा कथन माना गया है। किसी भी सीखने की प्रक्रिया में प्रेरणा का विशेष महत्व, यानी यदि आप सीख रहे हैं तो आपको मोटिवेशनल होना पड़ेगा सीखने के लिए। कुशल अध्यापक का काम एक या उनके पद्धतियों से छात्रों को विषय वस्तु की ओर प्रेरित करना है। कुछ शिक्षा शास्त्रियों ने यहाँ तो
यहाँ तक यह कहा है कि शिक्षक को वास्तविक कार्य छात्रों की विषय वस्तु में रुचि या प्रेरणा करना ही है। छात्रों में प्रेरणा उत्पन्न करने में शिक्षक निम्न सहायक हो सकते हैं। क्या सहायक हो सकते हैं? पहला सहायक आता है लक्ष्य स्पष्ट करना, दूसरा आता है परिणामों की जानकारी उपलब्ध कराना, तीसरा आता है दंड एवं पुरस्कार देना, चौथा आता है प्रशंसा एवं निंदा करना, पांचवा आता है स्वास्थ्य प्रतियोगिता प्रतिस्पर्धा देना, तीसरा आता है रुचि का सिद्धांत प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट। आधुनिक शिक्षा व्यवस्था में रुचि के सिद्धांत पर अधिक बल दिया जाता है, क्योंकि छात्र उन्हीं कार्यों को करना पसंद करता है जिनमें उसकी रुचि होती है। यह बात तो सही है। अतः जिनमें उसकी रुचि होती है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शिक्षक को अनेक संसाधनों एवं उपकरणों का उपयोग करके अपने शिक्षण को रोचक एवं प्रभावशाली बनाने का प्रयास करना चाहिए। शिक्षक को कक्षा शिक्षण के समय से कुछ कटौती करके छात्रों को उनकी रुचि की क्रियाओं जैसे मॉडल बनाना, चित्र बनाना, चार्ट समय इत्यादि, रेखा मानचित्र आदि बनाने, भ्रमण तथा किसी भौगोलिक एवं ऐतिहासिक स्थल का निरीक्षण करने आदि के अधिक अवसर प्रदान करने चाहिए। ठीक है, जिससे उसको सीखने की जो प्रेरणा है अच्छे होगा। अभी प्रेरणा एवं रुचि शिक्षण प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इस सिद्धांत के अनुसार शिक्षक एवं छात्र दोनों ही अभिप्रेरित होकर रुचिपूर्वक कार्य करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप शिक्षण अधिगम प्रक्रिया अधिक सजीव एवं प्रभावशाली होती है। तीसरा आता है रुचि का सिद्धांत। आधुनिक शिक्षा व्यवस्था में रुचि का सिद्धांत। चौथा आता है जीवन के संबंध स्थापित करने का सिद्धांत प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिंग विथ लाइफ। हम जानते हैं कि शिक्षा स्वोद्देश्य प्रक्रिया है जो छात्र को जीवन यापन के लिए प्रशिक्षित करती है। इसीलिए शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को भी जीवन से संबंधित करके बढ़ाया जाना चाहिए। इससे छात्र पढ़ने में रुचि लेंगे और प्राप्त ज्ञान भी अस्थायी होगा। छात्र उन बातों को आसानी से सीख लेते हैं जो उनके भावी जीवन से संबंधित होती है। रायबर्न के अनुसार उस संपूर्ण परिस्थिति का जिसमें छात्र अपने विद्यालय को पाता है, जीवन से जितना ही अधिक होगा उतना ही अधिक सफल और अस्थायी उसका सीखना होता है। ठीक है, विद्यार्थी जो है, अब यहाँ कहता है विद्यार्थी उन्हीं विषयों में अधिक रुचि लेता है जो उसके जीवन से किसी न किसी प्रकार जुड़ी हुई है। अतः यदि सीखने की प्रक्रिया को अस्थायी एवं गतिमान बनाने के लिए शिक्षक के लिए यह आवश्यक है कि यह विषय वस्तु का जीवन से प्रत्यक्ष संबंध स्थापित करें। एक उत्तम शिक्षक शिक्षण करते समय क्रिया एवं विषय वस्तु को छात्रों के जीवन से संबंधित करके पढ़ाता है। छात्रों को जो क्रियाएं एवं विषय वस्तु जीवन में अधिक उपयोगी लाती है उन्हें जल्दी सीख लेते हैं। ठीक है, और भविष्य में उसका सही ढंग से सही जगह उपयोग करता है। पांचवा आता है आवृत्ति का सिद्धांत प्रिंसिपल ऑफ रिपीटिशंस। शिक्षक को कक्षा में आवश्यकता अनुसार अच्छे अधिगम हेतु पाठ की पुनरावृत्ति करनी चाहिए। देखिए, कहता है शिक्षक को अपने कक्षा में बच्चों को आवश्यकता अनुसार अच्छे अधिगम अच्छे सीखने हेतु पाठ की पुनरावृत्ति करनी चाहिए। पुनरावृत्ति का मतलब होता है उसको रिवाइज करना। पुनरावृत्ति से अभ्यास होता है और अभ्यास से उत्तम अधिगम होता है। यह सर्वविदित तथ्य है कि यदि अर्जित ज्ञान का अभ्यास एवं पुनरावृत्ति की जाए तो छात्र सरलता से याद रख सकते हैं। अतः शिक्षण प्रक्रिया में अभ्यास एवं पुनरावृत्ति को आवश्यक स्थान दिया जाना चाहिए।
इस सिद्धांत के अनुसार यह ज्ञात करना चाहिए कि जो ज्ञान छात्र को प्रदान किया गया है वह उसने किस सीमा तक ग्रहण किया है। शिक्षक पाठ समाप्ति के पश्चात, जब शिक्षक जो है बच्चों को पाठ पढ़ाता है और पाठ जब समाप्त होता है तो उस समाप्त होने के बाद छात्रों से प्रश्न पूछता है। यदि छात्र सही उत्तर देते हैं तो अध्ययन अध्यापन की प्रक्रिया को उचित माना गया है। ठीक है, छात्रों को पाठ पढ़ाने के बाद पुनरावृत्ति का अवसर प्रदान किया जाना चाहिए। यानी छात्र को पाठ पढ़ा दिए, उसके बाद उसको रिवाइज करने के लिए अवसर दीजिए जिसमें अस्थायी विचार मस्तिष्क में बन सके। अस्थायी विचार ही ज्ञान प्राप्ति के स्रोत हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 5 है, समस्या समाधान से आप क्या समझते हैं? इसके स्तरों तथा विधियों का विवेचना कीजिए। हम जानते हैं समस्या समाधान कि हम किसी निश्चित लक्ष्य पर पहुंचना चाहते हैं पर किसी कठिनाई के कारण नहीं पहुंच पाते हैं, तब हमारे समक्ष एक समस्या उत्पन्न हो जाती है। यदि हम इस कठिनाई पर विजय प्राप्त करके अपने लक्ष्य पर पहुंच जाते हैं तो हम अपनी समस्या का समाधान कर लेते हैं। इस प्रकार समस्या समाधान का अर्थ है कठिनाइयों पर विजय प्राप्त करके लक्ष्य प्राप्त करना। ठीक है, महान वैज्ञानिक है, मनोवैज्ञानिक है जिनका नाम है स्किनर है। स्किनर कहते हैं कि समस्या समाधान की परिभाषा इन शब्दों में की है। स्किनर कहते हैं समस्या समाधान किसी लक्ष्य की प्राप्ति में बाधा डालती प्रतीत होती है, कठिनाइयों पर विजय पाने की प्रक्रिया है। यह बाधाओं के बावजूद सामंजस्य करने की विधि है। ठीक है, आगे जो टॉपिक आता है समस्या समाधान के स्तर। हम जानते हैं तर्क समस्याओं के समाधान का आवश्यक अंग है। समस्या का समाधान चिंतन, समस्या का जो समाधान है चिंतन तथा तर्क का उद्देश्य है। एक वैज्ञानिक हैं स्टेनले, वे कहते हैं स्टेनले ग्रे के शब्दों में कहते हैं समस्या समाधान वह प्रतिमान है जिसमें तार्किक चिंतन निहित होता है। समस्या समाधान के अनेक स्तर हैं। कुछ समस्याएं बहुत सरल होती हैं, सरल यानी आसान होती है, जिनको हम बिना किसी कठिनाई के हल कर सकते हैं। जैसे पानी पीने के इच्छा, हम इस इच्छा को निकट की उपाऊ या पियाऊ पर जाकर तृप्त कर सकते हैं। इसके विपरीत कुछ समस्याएं बहुत जटिल होती हैं जिनको हल करने में हम अत्यधिक कठिनाई होती है। जैसे रेगिस्तान में किसी विशेष स्थान पर जल प्रणाली स्थापित करने की इच्छा। इस समस्या का समाधान करने के लिए अनेक उपाय किए जाने की आवश्यकता है। जैसे पानी कहाँ से प्राप्त किया जाए, उसे उस विशेष स्थान पर कैसे पहुँचाया जाए, उसके लिए एक धन किस प्रकार से अर्जित की जाए इत्यादि। इन सभी समस्याओं को हल करने के बाद ही पानी की मुख्य इच्छा पूरी की जा सकती है। ठीक है, समस्या समाधान की विधियां क्या हैं? महान मनोवैज्ञानिक स्किनर ने समस्या समाधान की निम्नलिखित विधियां दी हैं। स्किनर के अनुसार पहला विधि आता है अनसीखी विधि, अनलर्न्ड मेथड। इस विधि का प्रयोग निम्न कोटि की प्राणियों द्वारा किया जाता है। उदाहरणार्थ मधुमक्खियों की भोजन की इच्छा फूलों का रस चूसने से हो जाता है। से बचने की इच्छा शत्रु को डंक मारने से पूरी हो जाती है। ठीक है, दूसरा प्रयास आता है कि प्रयास एवं त्रुटि विधि, ट्रायल एंड एरर मेथड्स। इस विधि का प्रयोग निम्न और उच्च कोटि के प्राणियों द्वारा किया जाता है। इस संबंध में बिल्ली पर किया जाने वाला प्रयोग उल्लेखनीय है। बिल्ली अनेक गलतियां करके अंत में पिंजरे से बाहर निकलना सीख गई है। ठीक है, अंतर्दृष्टि विधि, इनसाइट मेथड। इस विधि का प्रयोग उच्च कोटि के प्राणियों द्वारा किया जाता है। इस संबंध में
कोहलर का वन मानुषों पर किया जाने वाला पहला प्रयोग उल्लेखनीय है। चौथा आता है वाक्यात्मक भाषा विधि, सेंटेंस लैंग्वेज मेथड। इस विधि का प्रयोग मनुष्य के द्वारा लंबे समय से किया जा रहा है। वह पूरे वाक्य बोलकर अपनी अनेक समस्याओं का समाधान करता है और फलस्वरूप प्रगति करता चला जाता है। इसीलिए वाक्यात्मक भाषा को सारी सभ्यता का आधार माना जाता है। ठीक है। पांचवा आता है वैज्ञानिक विधि, साइंटिफिक मेथड। आज का प्रगतिशील मानव अपनी समस्या का समाधान करने के लिए वैज्ञानिक विधि का प्रयोग कर रहा है। ठीक है। इसी के साथ आज का हमारा यह पहला लेसन समाप्त हुआ। चलिए मैं आगे इसी तरह से आपके लिए वीडियो लाता रहूँगा। आप हमारे चैनल को सपोर्ट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें।